क्यों करती है मैनू जचदा नहीं किन्ना संभाल करती है ना मैं सुनता नहीं मुड़ के ना देखो दिलबरो हम हैं अधूरे। तो आइए आज हम मिलते हैं सोशल एक्टिविस्ट सलमा फ्रांसिस जी से, जो पिछले 27 सालों से विमेन और चाइल्ड एमेंसिपेशन के मुद्दों पे ज़मीनी स्तर पर जुड़ के कार्य कर रही हैं और ये अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं जिसका नाम है वाउस। एंड इन्होंने बहुत सारा काम किया है विमेन इक्वालिटी एम्पावरमेंट। तो आइए जानते हैं खुद सलमा फ्रांसिस जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार रजनी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी बताएं। तो सलमा जी, क्योंकि आप पिछले 27 सालों में इतना ज़्यादा हमारे देश में अलग अलग मुद्दों पे विमेन और चाइल्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए इतना सारा काम किया है, इतने सारे इश्यूज से आप जुड़ी हुई हैं, लोग आपके पास आते हैं और आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के हमारे ऐसे मुद्दे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं पूछना चाहूँ विमेन को के रिलेटेड, जो आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं और जो कि हमारे लिए भी एक लर्निंग होगी कि मतलब ऐसा क्या है जो वुमेन की इश्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जो आप जिस पे आप वर्क कर चुके हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने जो भी काम किया है इतने सालों में, मेरे पास बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं और जब हम इसकी रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हर तरह का मुद्दा होता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो अपनी आवाज़ को उठा लेती हैं और कुछ महिलाएं होती हैं जो आवाज़ को नहीं उठा पाती। तो ऐसे हज़ारों लाखों केसेस ऐसे हैं जो अपने घर में, अपने कमरे में, बंद रूम में, अपने बिस्तर पे ऐसे आवाज़ें दम तोड़ देती हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। पर कुछ विमेन अवेयरनेस के कारण या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, आज बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए बाहर आने लगी, अपनी आवाज़ उठाने लगी। तो इतने साल के एक्सपीरियंस में जो हमने देखा है, हमने इस पर रिसर्च करी क्यों ये इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जो हमने देखा, तो बेसिकली जो हमारा बेस है, जो हमारा घर है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर से अडॉप्ट करते हैं। हम अपने परिवार से, हमें किस तरह की एजुकेशन हमें दी जा रही है। एजुकेशन सिर्फ वही नहीं जो हम स्कूल में जाके ग्रैब करते हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, जो पहला स्कूल हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, हमारी माँ का घर होता है, और वहाँ से बच्चा चलना, बोलना, उठना, बैठना सीखता है। तो अगर हम बात करें तो जेंडर इक्वलिटी की, तो हम वहीं से दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। जब लड़का होता है तो उसको किस तरह से पाला पोसा जाता है, और जब लड़की होती है तो उसको किस तरह से, उसको लड़की को बताया जाता है कि ये आपके काम है। तो हम कहीं ना कहीं बंटवारा वहीं से कर देते हैं। तो ये बेसिक हमारे शुरुआती स्कूल से आ जाता है, जो हमारे घर से होते हैं। और इसकी जो हम बात करते हैं वो आगे जाके जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, और जब वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीज हमारे परिवारों में ऐसा बो दिया जाता है जो हमें आगे देखना पड़ता है। आज हम देश में देखते हैं कितनी रेप की घटनाएं हैं, कहाँ से आ रहा है। आज हम देखते हैं हमारी जो बेटियां हैं उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। या तो मैं अगर चाइल्ड मैरिज की बात करूँ तो छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये, है ना, मारपीट का कहाँ से ये सब चीज़ें आई। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम एक उनमें बंटवारा देखते हैं कि ये लड़के का है, ये काम लड़की का है, ये काम लड़के का। वहीं पर हम उनको बचपन से सिखा देते हैं ये अलग अलग है। तो वहीं से हम, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी तो रहती ही नहीं है। वहाँ अपनी वाइफ के साथ कर रहा होता है, उसे मारता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। तो छोटेपन में बच्चे वो सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो जब हमने छोटेपन से देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहता है। ये ऐसी मानसिकता है जो हमारे दिमाग में बैठती है कि हाँ, पापा तो मम्मी को ऐसे कहते थे, हाँ भाई के लिए तो ऐसा किया जाता था, बहन के लिए तो ऐसा किया जाता था, है ना। कहीं ना कहीं सास बहू के रिलेशन को देखें तो वहाँ पर भी बहू और बेटियों के साथ, तो ये सब जो प्रथाएं हैं ना, ये हमारे घर से आती हैं और यही आगे जाके वायलेंस में बदल जाती है। हाँ, तो
ये जब हम रिसर्च करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में निकलता है। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने काम करके देखा है कि अगर हम उसको अपने घर से एक अच्छी शिक्षा, बेटियों के साथ साथ अगर हम बेटियों को संस्कार बता रहे हैं तो बेटों को भी अगर हम संस्कार बताना शुरू करें, एक अच्छी एजुकेशन देना शुरू करें, तो शायद ये वाले जो केसेस हैं वो बहुत रेयर रह जाएंगे। और जैसे हम जानते हैं पुरुष प्रधान समाज है, तो वो तो हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पितृसत्ता की जब हम बात करते हैं तो मेरे नाम प्रॉपर्टी है, मेरे नाम घर है। अगर हम देखें बंटवारा भी होता है तो बेटों के लिए होता है, बेटियों को नहीं दिया जाता। वो बात और है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट सामने आए हैं जिन्होंने इस पे लड़ाई करी है, लड़कियों के हक में भी निकाला नहीं। तो वो शुरू से ही होता है कि तो इतना बीघा बेटे का है, इतना इसका है, बेटियां तो कहीं नहीं होती। फिर शुरुआत में ये कह दिया जाता है कि तुम्हें अपने घर जाना है, तो जिस घर में पैदा होते हैं तो पता चलता है अचानक से, अच्छा ये तो हमारा घर नहीं है, घर कहीं और है। और जब हमारी शादी होकर हम किसी और घर में जाते हैं तो वहाँ समझ आता है कि जी कैसे घर से आइए, निकलो इस घर से बाहर। तो कहीं ना कहीं हम गुम हो जाते हैं, एक औरत की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और इन सब चीज़ों को देखते देखते जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो समटाइम हमारा ये बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम किसी घर पे जाके नॉक करते हैं, हमारी टीम नॉक करते हैं, वहाँ से महिला दरवाज़ा खोलती है तो कहती है हाँ जी किससे मिलना है, कि हम बोलते हैं घर में कोई है, यहाँ पे बात करते हैं जी घर में कोई नहीं है। हाँ तो जी। वो सेल्फ आइडेंटिटी ही नहीं है उसकी, मतलब अपने आप को होते हुए भी कहती है घर में कोई नहीं है। बिल्कुल। तो हम उससे पूछते हैं कि आप तो हैं, नहीं नहीं घर में कोई नहीं है, मेरे से क्या बात करोगे। तो वो जहन में इतना अंदर तक जा चुका है कि वो खुद को भी पहचानने से इनकार कर देती है। तो बहुत सारे, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे ही हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह के केसेस को बढ़ावा देते हैं। वो मार पीट, वो नशा करना, घर में बच्चों के सामने गाली गलौज करना, तो वही चीज़ हमारी अंदर आती जाती है, मानसिकता को ऐसे बदलती जाती है जिससे कि रेप होते हैं, है ना, ऐसे रास्तों पे वारदातें होती हैं, बच्चियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब घटनाएं देखने को मिलती है। सलमा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बात की कि जो भी हमारी परवरिश होती है, चाहे हम औरत की बात करें, लड़कियों की बात करें, आदमियों की करें या किसी भी जेंडर की बात करें, वो घर से ही शुरुआत होती है। और ये बहुत ही सुंदर और बेहतरीन बात आपने बोली कि हम जो भी कल के फ्यूचर का मैन, विमेन, औरत, आदमी जो भी हम बोलते हैं, देखते हैं, वो उसी घर का एनवायरनमेंट का आउटकम निकलता है। और जो आपने ये बात बोली ये बहुत ही सुंदर मुझे लगी कि एक घर में औरत होते हुए उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं फील होती दरवाज़ा खोलने पे, और वो बोलती है कि कोई नहीं है। और आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ आदमी कैसे जीता है, तो ये तो हम सभी समझते हैं। बिल्कुल। मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि आप खुद एक एक्टिविस्ट हैं और एक्टिवली इन इश्यूज पे काम करती हैं, आपको कितना ये ज़रूरी लगता है कि वुमेन एक्टिविस्ट्स या चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स होने चाहिए? क्योंकि अभी हम कितने ही सालों आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं इक्वालिटी के केस में, वुमेन एम्पावरमेंट के केस में, या वुमेन हर जगह दिखें, सीट्स एट टेबल, ऑफिसेज में, या हर जगह अभी भी जिस तरीके से आपने कहा पुरुष प्रधान देश है, तो बहुत जगह विमेन के नंबर कम हैं उन पोजीशंस पे। तो आपको कितना ज़रूरी लगता है कि ये आपका जो कार्य है, ऑफ कोर्स ये सराहनीय है, पर कितने ऐसे और लोग निकल के आने चाहिए जो वुमेन एक्टिविस्ट होने चाहिए, जो आइडल्स होने चाहिए, जो एजुकेट करें जस्ट आपकी तरह? देखो, सही मायने में अगर मैं बात करूं, मेरा पर्सन ओपिनियन जो है, नहीं होने चाहिए। नहीं क्यों होने चाहिए? इसलिए कि अगर हम अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे विमेन के लिए, इवन दो मेन के लिए भी, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे और हर घर की बच्ची को हम एजुकेट करना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि हर लड़की अपने आप में एक एक्टिविस्ट हो जाएगी। तो कहीं बाहर से एक्टिविस्ट को लाने की या उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि इसलिए नहीं होना चाहिए। सेकंड, होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सी ऐसी बेटियां जो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हैं,
जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जिनको बाहर आने की ज़रूरत है। घर वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो इमेज कॉन्शियस होते हैं, जो अपने घर की बातों को बाहर नहीं लाना चाहते हैं, चाहे लड़की रोते पीते मर जाए कुछ भी हो, तो उसको कहीं ना कहीं आगे लाने के लिए किसी एक हाथ की एक साथ की ज़रूरत होती है, तो वो होना ज़रूरी है। तो इसलिए होने भी ज़रूरी है, और आज के समाज में तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हम अगर कहीं कंप्लेन के लिए भी जाते हैं तो औरत की सुनवाई नहीं होती, उसको 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं, 10 जगह ठोकर खानी पड़ती है, 10 जगह वो ऐसे शब्द जो उसके जीवन में बीते होते हैं उसको बार बार ना चाहते हुए एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, और हार के बंदा टूट जाता है और वो पीछे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सोशल वर्कर्स की, ऐसे एक्टिविस्ट की ज़रूरत है जो उनको जागरूक करके वापस ला सके, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को डाल के उनको बाहर ला सके, ताकि वो बुलंदियों के साथ आगे आके खड़े हो सके और दूसरों को भी हाथ पकड़ के ला सके। तो ये होना ज़रूरी है। तो मैं तो ये नज़रिया रखती हूँ। दूसरी चीज़, अगर लड़कियाँ पढ़ लिख जाएंगी, लड़कियाँ या लड़के भी, मैं दोनों एजुकेशन की बात कर रही हूँ, एक तो स्कूली एजुकेशन की बात कर रही हूँ। देखो, एजुकेशन डिग्री होना एक अलग बात है, मैं हमेशा बात करती हूँ उस पर। एजुकेशन होना अलग बात है, एजुकेट होना अलग बात है, ये दोनों चीज़ें अपने बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। हम डिग्री लगाकर रख लेते हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारी सोच को हम, क्योंकि पितृ सत्ता की हम बात करते हैं, वो आज भी वही है। अगर हम दिमाग से नहीं एजुकेट हुए तो वो डिग्रियाँ बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो उन चीज़ों को होना, एजुकेट होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आने वाली जनरेशन को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो एजुकेट होना एजुकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर लड़के एजुकेशन होगी तो वो कॉन्फिडेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे तो भाई जेब भी गर्म होगी, और जेब गर्म होगी तो हम किसी के आगे झुकेंगे तो है नहीं। तो फिर वो कोई भी स्टेज हो, तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी तरह की वायलेंस हो, मैं खाली एक पारिवारिक और फैमिली की बात नहीं करी, वायलेंस, आप चुप रहना भी एक अपने आप में वायलेंस है, सहना भी एक वायलेंस है। यही नहीं है कि कोई किसी को मार रहा है, एक पति पी के मार रहा है या कुछ और बातें फैमिली में जो होती है मैटर्स, वही वायलेंस है। अपने आप को दबाना, मारना, अपने लिए एक्शन ना लेना, वो भी अपने साथ एक वायलेंस ही है, और उसके हम खुद जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है एक तो कोई कर रहा है तो हम सह रहे हैं, लेकिन एक हम खुद अपने आप के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने लिए खुद भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो इसलिए एजुकेट होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, इंडिपेंडेंट होना, दैट इज़ वेरी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं ये मेरे हिसाब से। तो सलमा जी, जब आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं वुमेन को लेके, तो ऑफ कोर्स वो आपके पास जब आती हैं तो अपने में किसी लो कॉन्फिडेंस स्टेट में होती हैं, या बहुत ही दुविधाजनक उनका समय माइंड स्टेटस होता है, उन्हें नहीं क्लियर होता वो क्या कर रही हैं, सही कर रही हैं, क्या सपोर्ट आपसे मिलेगा। तो क्या अपेक्षाएं लेके एक तो वो आती हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह के सपोर्ट की उनको ज़रूरत है उस फेज से आगे बढ़ने के लिए? देखिए, जब हमारे पास महिलाएं आती हैं तो डिफरेंट इश्यूज़ के साथ में आती हैं। इश्यूज़ अलग मैटर्स हैं। जहाँ तक सवाल है हमसे क्या अपेक्षा रखती हैं, एक तो हमसे वो ये अपेक्षा रखती हैं कि जिस व्यक्ति के पास मैं जा रही हूँ वो मेरी बात को सुने। जनरली क्या होता है कि हम सुनते नहीं हैं, और जीवन में सुनना बहुत ज़रूरी है, गुड लिसनर होना ज़रूरी है। हम कई बार उनको सुने बिना ही उन्हें अपने आप से, अपने स्टेटमेंट के साथ बाध्य कर देते हैं, और हम उन्हें ये बता देते कि ये आपके लिए सही है और ये गलत है। बेसिकली होना ये चाहिए कि जब वो औरत हमारे पास आ रही है तो हम उसको प्रॉपर सुनें, क्योंकि जब वो घर में होती है तो ना वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर कर पा रही होती है, क्योंकि सब उसे कहते हैं नहीं ये तो होता है, ये ऐसा ही है, ये तो होता रहेगा, तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। बहुत सारे अरमान होते हैं,
बहुत सारी शिकायतें होती हैं, परिवार से होती है, अपने आप से होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर भरी होती है, वो कोई सुनता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये अपेक्षा रहती है कि जिसके पास मैं जा रही हूँ वो मेरी सुन ले एक बारी। तो हमें हर औरत की और हर परिवार की, जो भी उसके साथ है, चाहे वो उसका भाई है, चाहे बहन है, चाहे वो उसकी माँ है, पिता है, चाहे वो उसका हस्बैंड है, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड है, या चाहे उसका वो दोस्त है, जो भी है, सुनना ज़रूरी है। जी। क्योंकि जब तक हम किसी को सुनते नहीं हैं वो अपनी सारी बातें सामने नहीं ला पाता। और हम एक, क्योंकि हम बड़े कहते हैं हम अपने आप में एक्सपीरियंस है, लाखों केस आते हैं, अच्छा हमने सुन लिया, समझ आ गया, अब इस पे ये बात होनी चाहिए, लेकिन क्या बात होनी चाहिए वो तभी पता चल पाती है हमें जब तक वो सारी चीज़ें बाहर नहीं निकालती। तो एक तो उस औरत को सुनना ज़रूरी है। दूसरा, ट्रस्ट, जो वो अपनी बात हमसे लेकर हमारे पास लेके आ रही है, तो इट मीन्स अगर उसका किसी ने नहीं सुना, दोस्त ने नहीं सुना, परिवार ने नहीं सुना, पति ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, उसके भरोसे को तोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं एक भरोसा रख के आ रही है कि जिसके पास मैं जा रही हूँ, मैं उसको जो मैं अपना दे रही हूँ या बता रही हूँ वो कितना ट्रस्टवर्दी है, जो मेरी बात को अपने जी, तक ही बिल्कुल। रखेगा और समझ पाएगा। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि औरत को किस सपोर्ट की ज़रूरत है? फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर परिवार में उसका परिवार उसके साथ खड़ा है तो औरत कभी नहीं टूट सकती। देखिए, औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। जितनी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, अगर नंबर्स में देखा जाए तो विमेन है, और सबसे ज़्यादा सहती भी वही है। वो केस लड़ती हैं, सब कुछ करती हैं, है ना। हस्बैंड, अगर मान लो मैं विडोज़ की बात करूँ, अगर उनके हस्बैंड नहीं है तब वो अकेले ही बच्चों को पालती हैं, कुछ बिना शादी किए करती हैं, कुछ बाद में शादी करती हैं, मतलब संघर्ष से भरी हुई है। तो उनको ऊपर वाले ने इतनी ज़्यादा पोटेंशियल्स दी हैं कि वो हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत रखती है। और वो कब रख पाती है? जब परिवार उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। तो उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्यार, एक स्नेह, एक सपोर्ट सिस्टम उसके साथ में है तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करती है, सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट। अपना मैं कहूँगी कि उसे लगता है कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात दे दो। बिल्कुल जी। तो वो बेहद ज़रूरी है। अगर हम किसी भी विमेन के साथ रिलेशन में, तो एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। या विमेन की बात नहीं कर रही, मैं मर्दों की भी बात कर रही हूँ। किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे वो औरत की तरफ से हो, चाहे वो आदमी की तरफ से, एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, बिल्ड करना। और सपोर्ट एक दूसरे का, एक अंडरस्टैंडिंग होना, लिसनर होना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से उसको आगे ले जाके मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक जब आप काउंसलिंग भी करते होंगे तो एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव भी मिलता होगा, जो कि एक डिटैच्ड व्यू होता होगा अलग आपके साथ, क्योंकि फैमिली में एक अटैचमेंट का फिर भी मल्टीपल सेट ऑफ इमोशंस साथ में आ जाते हैं, तो सबके व्यूज और सबके जो सजेशंस हो सकते हैं वो मिक्स्ड विद इमोशन या रिलेशन आ सकते हैं। बट जो एक कहते हैं ना तीसरा व्यू किसी का, जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, जैसे कि आपने कहा जब लोग आपके पास आते हैं तो ट्रस्ट करके बताते हैं, और आप क्योंकि एक थर्ड आई व्यू से उनकी बात सुन रहे हैं तो सजेशंस को शायद फॉलो करने में भी वो बिलीव करते होंगे, हाँ कि आप इस एरिया में काम कर रही हैं तो ये सही अप्रोच है। या देखिए, जब हम किसी ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो शायद गलत होता है, जैसे हम बच्चों की बात ले लें। हमारे बच्चे आजकल बहुत एडवांस हैं, अपने आप से अपने रिश्तों को चुनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, समाज में रहते हैं, चुनते हैं, कोई दो राया नहीं है। लव अफेयर्स चलते हैं, आगे जाके शादी भी करते हैं, पर पेरेंट्स कई बार उन सब चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं? वो जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गलत राह पे तो नहीं गया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, के साथ तो नहीं किया है कि आगे जाके उसके लिए शायद सही ना रहे। तो जांच के लिए उनका रिएक्शन एक अलग होता है, उनको समझना, बच्चों को कहना सुनना एक अलग होता है। तो कई बार बच्चों को वो चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि प्यार बड़ा अंधा होता है
और प्यार बड़ा खूबसूरत भी होता है। जिसका निभ गया उसके लिए तो वो जन्नत से कम नहीं। बिल्कुल। और जहाँ पर दिक्कतें आ गई, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, ब्रेकअप्स की बात करते हैं, तो वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ एक डिटैचमेंट की भी बात करते हैं हम, है ना। वो डिटैच्ड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो जब हम इन सब बातों पे बात करते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि हम अपनी एक दुनिया में खोए होते हैं, है ना। क्योंकि हम उसे जानते कि नहीं ये सही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करते। और मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों का, और जब हम किसी थर्ड पर्सन के पास लेके जाते हैं तो उसका लगाव उस व्यक्ति से कुछ नहीं होता। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, और इवन तो हस्बैंड वाइफ आते हैं काउंसलिंग के लिए, माएँ अपने बच्चों को लाती हैं काउंसलिंग के लिए। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मैं और वो होते हैं, बस पेरेंट्स नहीं होते। तो ना तो मुझे उनसे कुछ लेना और ना उन्हें मुझसे कुछ लेना। मैं अपना काम कर रही हूँ और वो अपने काम के लिए मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं हम अपने एक्सपीरियंसेस से उनको बहुत सारी चीज़ों को सामने ला के रखते हैं। देन वो एक पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस व्यक्ति का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, और हम भी जानते हैं कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और वो पर किसी के शायद आपसे, हाँ, वो अपनी जो बातें, मैंने कहा ना लिसनिंग होना ज़रूरी है, तो वो बात जो अपने पेरेंट्स अपने परिवार के सामने नहीं रख पा रहे, या इन लॉज के सामने नहीं रख पा रहे, या अपने हस्बैंड के सामने नहीं रख पा रहे, तो वो बातें हमारे सामने खुल कर आ जाती। तब हम दोनों पक्षों को लेकर उस पर बात करते। तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपने नज़रिए से दोनों की बातों को समझ के एक सही डायरेक्शन उनको दे सकते हैं। अब वो कितना फॉलो करते हैं ये उनके ऊपर है कि वो कितना लेते हैं। दूसरी बात इसमें बोला आपने डिटैचमेंट की, इमोशनल की। देखो, जब हम किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हम इमोशनली जुड़ जाते हैं, और जो व्यक्ति इमोशनली जुड़ जाता है उसको डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति सही है गलत है, हमें उसे निकालने में बहुत वक्त लगता है, निकाल नहीं पाते। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, डिवोर्स के केसेस देखे हैं, मैंने ब्रेकअप्स के केसेस देखे हैं, कि जहाँ एक महिला एक पुरुष से अटैच हो गई है, हस्बैंड वाइफ है, वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। एक प्यार है, एक लंबी जर्नी उनके साथ तय होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके साथ हुई हैं। वो विक्टिम है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। मैंने डिप्रेशन में जाते हुए लोगों को देखा है, सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हुए देखे हैं। इसलिए नहीं कि वो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो इसलिए भी कि वो जो प्यार है ना उनके दिल, वो जो एक सोल है जो उसके साथ जुड़ चुकी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम एक रिलेशन में उनके साथ होते हैं, तो रिलेशन में बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशन भी होता है, मेंटली भी होता है, बहुत सारे रिलेशन हमारे उनके साथ होते हैं, लेकिन एक जो सोल का रिश्ता होता है ना, हम उसे वो जो एक आत्मीयता के साथ हम जुड़ जाते हैं ना, उस चीज़ को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, उससे अलग होना, डिटैच होने में बहुत टाइम लगता है। कह देना आसान होता है, बट वो जो दायरा होता है ना ऐसे निकलने में, उसमें बहुत समय लगता है। और उस समय ज़रूरत है कि हम उस व्यक्ति को बड़े ही प्यार से, बहुत ही इमोशनल तरीके से, बहुत ही प्यार से उसको उन चीज़ों में उसको सपोर्ट करते हुए हम उसका साथ खड़े हों, ताकि उसको अलग होने में हिम्मत मिले। क्योंकि डिवोर्स होना आसान बात नहीं है बेसिकली एक लड़की के लिए, तो क्योंकि वो जो उसका एक ऑरा बन जाता है ना अपने पति के ख्वाब में, या जो भी उसका प्रेमी होता है, या जो लाइफ पूरी जो भी जिसके भी साथ होते हैं, है ना, तो वो बड़े सातवें दुनिया में पहुंच जाते हैं, आसमान में पहुंच जाते हैं, तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन हम इमोशनल चीज़ों को निकाल के उससे बाहर आ जाते हैं, तो एक नई दुनिया होती है जो हमारे लिए खड़ी होती है, और हमें लगता है कि हम कहाँ थे और शायद मेरे लिए आगे एक जीवन पड़ा है। तो तकलीफ़ होती है, नो डाउट, कहना आसान नहीं है। बीइंग ए काउंसलर ये आसान नहीं है, किसी को भी छोड़ के बाहर जाना। बहुत ये वही समझ सकता है जिसने वो समय, उस जर्नी को फेस किया हो।
और अगर ये लोग जो सुन रहे होंगे जिनके साथ जीवन में घटा है वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन ये तब तक ही होता है जब तक हम उनके साथ अटैच होते हैं। जब हम धीरे धीरे उससे निकल जाते हैं ना, तो एक दुनिया है जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आगे जी सकते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि हम ज़िंदगी में पाएंगे ज़रूरी नहीं है। तो ये लाइफ के पार्ट्स हैं। सुख दुख हंसी रोना ये सब एक इसी को जिंदगी कहते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। तो इस फेज को निकलते निकलते ही तो हम आगे अपनी जिंदगी को बिल्कुल ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन का एक एक्सपीरियंस होता है। इसमें हमारा जाता कुछ नहीं है, वो दर्द है। हमारे परिवार में हमारे माँ बाप भी चले जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, हस्बैंड की या वाइफ की या बच्चों की डेथ हो जाते हैं। हम उनसे भी थोड़े दिन बाद तो याद कभी नहीं जाती, ये सच्चाई है। हम किसी से भी डिटैच्ड होना है लेकिन उसकी याद कभी नहीं जाती। आज नहीं तो किसी पॉइंट पे मेमोरीज हमेशा रहती हैं, अच्छी बुरी व्हाटएवर वो रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उसमें से निकलते हैं कि वो हमारा लाइफ का एक हिस्सा है और हमें उसे पॉजिटिवली अपने जीवन में लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस पर निराश होके मतलब बैठना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए और बस ये नहीं सोचना चाहिए कि यही तो मेरी दुनिया थी, अब खत्म। दुनिया बहुत बड़ी है, जितनी उम्र है उसमें तो हमें हंसते गाते हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी के एक एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमें बहुत ऊंचा अगर जाना है तो शुरुआत में हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत आसान होती है, लेकिन जब बढ़ते जाते तो हमें स्टेप भी याद हो जाते हैं कि कैसे चढ़ना है। थोड़ी हिम्मत लग रही है, प्रेशर लग रहा है, लेकिन पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया आपने सलमा जी। सलमा जी, मेरा एक और सवाल है। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आपको आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है वुमेन के जीवन का? आज की डेट में हम इवन हमारे एड्स देखते हैं, हम इंश्योरेंस वाले, उसमें हेड ऑफ द फैमिली की फोटो दिखाते हैं कि तुमने ये प्रीमियम नहीं भरा और वाइफ रोते हुए दिखाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, घर कैसे चलेगा। वो एक काइंड ऑफ टैबू हमने उसमें बना दिया। हमारे एड्स भी उसी तरीके की लैंग्वेज इवन बोलने लग गए हैं कि मतलब यू आर डिपेंडेंट, वुमेन है तो मतलब डिपेंडेंट है, हेड ऑफ द फैमिली मैन अगर है तो सब कुछ सही है, नहीं है सडनली तो दुनिया बिखर गई है, आप केपेबल नहीं हो या आपने अपने आप को इतना सक्षम नहीं किया। तो इसमें जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन, स्किल्स, ये सब अचीव करना बहुत ग्रेट थिंग है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है? देखिए, फाइनेंशियल, इसमें आपने मुझसे दो बात पूछी आपकी बातों में कि हम मर्दों पे डिपेंड हो गए हैं और इस तरह के आपने बीच में एक सेंटेंस बोला, और फाइनेंशियली हमको कितना स्ट्रांग होना चाहिए। हर महिला को, मैं कहती हूँ हर महिला ही नहीं, हर व्यक्ति को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। अगर एक औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसकी समाज में बहुत इज्जत है, उसके परिवार में अपना एक ऑरा है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। दूसरी बात, अगर वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट है, इतनी कॉन्फिडेंट है, अगर उसकी जेब में पैसा है तो आने वाली किसी भी तकलीफ को, किसी भी मुसीबत को वो फेस करने से पीछे नहीं हटती, बिकॉज शी नोज कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? जब हमारे बैंक बैलेंस होता है, हमारे पास कुछ हमारी जोड़ी हुई पूंजी होती है। नहीं तो जो सिर्फ दूसरे की तरफ देखती रहती है ना, वो आधी तो वही खत्म हो जाती है कि कैसे होगा। मैं कितने परिवार और कितनी महिलाएं ऐसे बता दूं जो ये केसेस लेके आती हैं कि मेरे बच्चों की फीस तक नहीं जा पाती है, मेरा आदमी मुझे पैसे नहीं देता, मैं क्या करूं, मेरा आदमी मुझे ये करता है। तो सिर्फ वही नहीं, इवन तो अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाती है। तो जब हम फाइनेंशियली, हर बेटी, हर औरत जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना, वो दुनिया में, मतलब मुझे लगता है उससे वो स्ट्रांग नहीं हो पाती है। कितना भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ उसे खलती है, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने ही नहीं, वो अपने परिवार की ज़रूरत हो। सबसे बड़ी बात मेरा मानना ये है कि मैं कभी भी मर्द को पीछे नहीं छोड़ती। जिस तरह हम कहते हैं कि हर मर्द के पीछे
एक औरत का हाथ होता है, हर मर्द की सक्सेस के पीछे एक औरत का हम्म। हाथ होता है। मैं मानती हूँ कि हर औरत के पीछे मर्द का भी हाथ, हर सक्सेस औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। अब बिल्कुल। चाहे वो उसके फादर का हो, चाहे वो उसके पति का हो, चाहे वो हम्म, उसके बेटा का हो, चाहे वो उसके भाई का हो। बिल्कुल। क्योंकि घरों से जब हम अपनी बेटियों को एजुकेट करने भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का, उनका खुद का ये रोल होता है, उनका खुद का ये डिसीजन होता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरी बेटियां पढ़ें। तो मैं कभी नहीं कहती कि नहीं आदमी कुछ नहीं और औरत सब कुछ। दोनों, जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ईश्वर ने एडम और ईव बनाए, बिल्कुल। वो एडम बना के छोड़ सकता था ना, आदम बना के छोड़ सकता था, और जो हवा थी, जो ईव थी, या तो उसको बना के, दोनों को क्यों जोड़ा, है ना। ये हमारे रचेता ने, हमारे ईश्वर ने ऐसा हमें ग्रंथों में, हर जगह में, पृथ्वी पर हर जगह औरत और आदमी को एक इक्वलिटी के रूप में रचा है ना। आदमी का पूरक औरत है और औरत का पूरक आदमी है, तो जी। दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की। जी। तो इन दोनों की सपोर्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ये भी तो हो सकता है कि अगर हस्बैंड कमा के घर में ला रहा है तो औरत पूरे घर को संभाल रही है, और ईश्वर ना करे कि किसी के हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो कम से कम औरत इतनी एजुकेट तो हो कि वो अपने हस्बैंड के खर्चों को उठा सके। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आदमी ही औरत के खर्चे उठाएगा। और हमारे देश में देखा जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, पर हमारे देश में ऐसे कई घर हैं जो औरतें अपने घरों को चला रही हैं। जी। तो इक्वलिटी यहाँ भी होना ज़रूरी है। अगर हम जेंडर की बात करें तो ये जेंडर इक्वलिटी भी होना ज़रूरी है। बहुत बार हम बसेस में देखते हैं औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट कर देते हैं, दैट इज़ गुड। वो हम, अगर मेरा मानना है कि हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए, मेरा मानना है कि हम औरत को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। हम उसे दुर्गा, लक्ष्मी ऐसे पूछते हैं ना, बहुत मानते हैं, और उसी देश में बहुत कुछ होता भी है लड़कियों के साथ, लेकिन एक रिस्पेक्टिव वे में हम उनके लिए, महिलाओं के लिए सीट रख रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो अगर एक औरत खड़ी है तो आदमी को खुद उठ के उसके सीट दे देनी चाहिए। तो जब ये चीजें, टैग्स हमें बताने की जरूरत ना पड़े, तब वो इक्वालिटी की बात आती है। वहाँ जहाँ हम बता रहे हैं ना, वहाँ आज भी देश पीछे है, लोगों की मानसिकता पीछे है, लोगों की सोच पीछे है, क्योंकि वहाँ बताना पड़ रहा है। तो जब ये सब चीजें इक्वल हो जाएंगी ना, तब मुझे लगता है कि सब चीज़ें इक्वल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है विमेन, और हर तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, सब चीज़ें अपने परिवार को पूरा करने के लिए हस्बैंड का कमाना ज़रूरी नहीं है, औरत का भी कमाना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रीति से हो। मेरा मानना ये है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात आपने बोली कि एक समाज दोनों जेंडरों से मिलके बनता है, किसी एक को हम अलग थलग नहीं कर सकते। और इक्वालिटी के नाम पे ऑफ कोर्स विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें सारे जेंडर्स इंक्लूडेड है, मेन इक्वालिटी, वुमेन इक्वालिटी। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमें पेट्रियार्कल सोसाइटी चाहिए या मैट्रियार्कल सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी इक्वल तभी हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल बात आपने बोली। दो चीजें हैं यहाँ, देखो पितृसत्ता की हम बात करें तो आज हैं ऐसे लोग जो आज भी पुरानी उन रूढ़िवादी बातों पे अटके हैं कि भाई ये तो आदमी का है, औरत तो कुछ नहीं। लेकिन दूसरी जगह हम निर्भया जैसे केसेस को देखते हैं, और अंजलि जैसे केसेस को देखते हैं, गुड़िया, मुन्नी, बहुत सारे ऐसे केसेस को देखते हैं जहाँ पर मेल्स आके विमेन से ज्यादा खड़े होते हैं सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को भी हमें स्वीकारना होगा कि सोच में बदलाव भी है। और ऐसा नहीं है कि सभी उसी सोच के दायरे में जीते हैं। तो जहाँ हम बलात्कार की बात करते हैं ना, रेप की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं मानती कि हर आदमी ऐसा है। अगर हर आदमी ऐसे है तो जिन परिवारों में हम रहते हैं वहाँ हमारे बाप और भाई भी रहते हैं, बेटे भी रहते हैं, हर व्यक्ति बलात्कारी नहीं है। डिपेंड कि हमारे बच्चे किन सोसाइटी में बैठ रहे हैं, उन्हें किस तरह की एजुकेशन मिल रही है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी काम करना बेहद ज़रूरी है। तो शुक्रिया सलमा जी,
मेरे क्वेश्चंस तो शायद ख़त्म नहीं होंगे आज, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है और आपका काम भी उस एरिया में इतना हो चुका है कि यार तुम कंटिन्यू करते रहेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। बट समय की नज़ाकत को देखते हुए भी आज हम यही विराम लगाते हैं। और कुछ बेहतरीन बातें और पॉइंट्स आपसे जो निकल के आए, वो जो आपने बोला कि समाज मेन वुमेन हर तरह के जेंडर से मिलके बनता है और हर किसी को उस तरफ काम करने की ज़रूरत है, और जो आप खुद काम कर रही हैं वो सराहनीय है। सोशल एक्टिविस्ट होना आई थिंक अपने में इजी काम नहीं है। आपकी कुछ स्टोरीज ऑफलाइन जो मैंने सुनी है, मैं जानती हूँ आप कितनी पावरफुल खुद एक लेडी हैं और कितना अच्छा आप काम कर रही हैं। आई एम श्योर आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स ज़रूर कमा रही हैं सबसे। तो एंड जो आपने एक स्ट्रेस दिया कि क्यों हमें सोशल एक्टिविस्ट्स या वुमेन या चाइल्ड एरिया में वर्क करने वाले लोगों की ज़रूरत है, वो पॉइंट बहुत ही बेहतरीन था कि मोटिवेशन भी चाहिए, बिकॉज सब लोग जागरूक नहीं होते, सब लोग नहीं जानते अपना सही गलत एक सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ में। बट देन अगेन समय की नज़ाकत को देखते हुए आज हम यही विराम करते हैं और ये इंटरव्यू कंटिन्यू रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ढेर सारा शुक्रिया वापस सलमा जी आपको, शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपने व्यूज आपके बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अमुंडियो डाल के डाका, अमुंडियो करके धमाका।